बच्चों, हमने 24 पेज तक पढ़ लिया था, जिसमें हमने उन राइटर की जो बहन है, उनकी बहन रेणु है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे, उन्हीं के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। गनीमत यह है कि आधा समय उसके सच सुनकर लोग सोचते हैं वह मजाक कर रही होगी, इसलिए बिना मेहनत वह लोगों को हंसाए रख लेती है। आज भी उसे कोई इत्र भेंट करता है तो वह कहती है नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ। तीसरे नंबर पर चित्रा है। वह कॉलेज पढ़ने तो जाती थी पर खुद पढ़ने से ज़्यादा दिलचस्पी औरों को पढ़ाने में रखती थी। अर्थात राइटर यहाँ पे अपनी बहनों के बारे में बता रही हैं। पहले जो उनकी बहन रेणु थी, उसके बारे में उन्होंने बताया कि गनीमत यह है कि आधा समय उसके सच सुनकर लोग सोचते हैं वह मजाक कर रही होगी। अर्थात वो हर चीज़ को रियल ही बोलती थी, तो रियल बोलने में अर्थात वो सच बोलती थी, तो उनके सच को सुन के लोग ये सोचते थे कि ये मजाक कर रही होगी। और जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जब कोई उसे इत्र, अर्थात इत्र मतलब परफ्यूम, सेंट, अगर कोई उसको भेंट करता था, अर्थात कोई गिफ्ट के रूप में देता था, तो वो कहती थी कि मुझे नहीं चाहिए, मैं तो रोज़ नहाती हूँ। अर्थात परफ्यूम की ज़रूरत उनको होती है जो नहीं नहाते, उसके कहने का मतलब ये होता था। तो इससे लोग वो उनसे ज़्यादा प्रभावित रहते थे, अर्थात वो सबको हंसाती रहती थी। फिर तीसरे नंबर पे चित्रा है, उनकी बहन, जिसके बारे में उन्होंने बताया कि वह कॉलेज पढ़ने तो जाती थी पर खुद पढ़ने से ज़्यादा दिलचस्पी औरों को पढ़ाने में रखती थी। अर्थात दूसरों को पढ़ाने में उनकी ज़्यादा दिलचस्पी का मतलब रुचि, अर्थात उनको दूसरों को पढ़ाने में ज़्यादा रुचि होती थी। अपने पढ़ने से कम वो दूसरों को ज़्यादा पढ़ाती रहती थी, अर्थात उनको जो कुछ आता था वो दूसरों को ज़्यादा सिखाती रहती थी। इसलिए इम्तिहान में उसके अंक कम और उनके शागिर्दों के ज़्यादा आते थे। शागिर्दों का मतलब क्या है? शिष्य। तो वो बताती हैं कि जब भी पेपर होता था तो वो अपना लिखने की बजाय दूसरों को बताने में उनका सारा समय चला जाता था, इसलिए दूसरों के नंबर ज़्यादा आते थे और उनके कम आते थे। पर अपने यहाँ सब चलता था, अर्थात कोई इतना ध्यान नहीं देता था कि उनका नंबर कम क्यों आ रहा है। उसकी शादी का वक्त आया तो उसने एक नज़र में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया कि शादी करेगी तो उसी से। मुश्किल यह थी कि हमारे माँ बाप ही नहीं, खुद लड़का भी उसके निर्णय से वाकिफ़ नहीं था, पर उसका कहना था वह जो सोच लेती है करके रहती है। तो उसकी शादी उसी लड़के से हुई। कोई मुश्किल पेश नहीं आई। आती क्यों? उसने कहा मैंने पहली मुलाकात में ही उसे बतला दिया था कि मैं जो सोच लेती हूँ होकर रहता है। तो उसने बात आगे खींची ही नहीं, पहली मुलाकात में ही हथियार डाल दिए। अर्थात वो अपनी बहन की शादी के बारे में बताती हैं कि उस अर्थात उनकी शादी भी मतलब उनकी बहन की शादी एक ऐसे लड़के से हुई जिसको वो खुद पसंद की थी। अर्थात जब भी लड़का और वो लड़के वाले देखने आए थे तो पहले निर्णय इनका था, राइटर की बहन का, कि वो शादी करेंगे या नहीं करेंगे। तो वो पहली नज़र में लड़के को पसंद कर ली और बोली, हाँ मतलब शादी के लिए हाँ कर देती है। तो लड़का कुछ नहीं बोल पाता है, और वो कुछ नहीं बोल पाता है क्यों? क्योंकि वो बताता है कि जब वो पहली बार वो मिली थी तभी वो कहती हैं कि मैं जो सोच लेती हूँ वही होता है। तो इसलिए उसने और कुछ कहा ही नहीं, उसको लगा कि जो इनकी मर्ज़ी होगी वही होगा, मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं है, तो फिर उसने कुछ बोला ही नहीं। और वो बताती हैं कि पहली नज़र में ही हथियार डाल दिया। हथियार डाल देने का मतलब क्या होता है? हार मान लेना, अर्थात वो और आगे कुछ करने की कोशिश ही नहीं किया। हमसे सबसे छोटी बहन अचला काफ़ी दिनों तक कुछ कम खिसकी मालूम पड़ती रही। पिता का कहा मानकर पहले अरसास किया, फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया, ढंग से पढ़ाई की पास हुई, फिर पिता की पसंद से शादी भी कर ली, पर उसके आगे लीक पर नहीं चल पाई। घर बार में मन ज़्यादा रुचा नहीं, और मंजुल और मेरी तरह उम्र के 30 बरस पार करते ही लिखने का रोग लगा लिया। अर्थात अपनी छोटी बहन के बारे में बताती हैं कि हमसे सबसे छोटी बहन अचला काफ़ी दिनों तक कुछ कम खिसकी मालूम पड़ती थी। कम खिसकी का मतलब यहाँ पे उसके कहने का मतलब उनके कहने का मतलब ये था कि अर्थात वो कुछ दिमाग से कम लगती थी उनको, ऐसा उनके कहने का मतलब था। पिता का कहा मानकर पहले अरसात किया, उनके कहने का मतलब ये था कि वो अपना निर्णय खुद नहीं लेती थी, जो जैसा कहता था वो वैसा कर लेती थी। पहले अरसास किया, फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया, ढंग से पढ़ाई की पास की, फिर पिता की पसंद से शादी भी कर ली। अर्थात वो सारे निर्णय अपने पिता पे छोड़ रखी थी, पर उसके आगे लीक पर न चल पाए। लीक का मतलब क्या है?
कि जो भी रास्ता था, घर बार में मन ज़्यादा रुचा नहीं और मंजुल और मेरी तरह उम्र के 30 बरस पार करते ही लिखने का रोग लगा लिया। अर्थात जब 30 बरस के हो गए तो उन्होंने भी फिर लिखने में उनका भी ध्यान लग गया और वो भी लिखना स्टार्ट था, वो भी राइटर बन गई। एक बात हम में एक सी रही, घर बार को परंपरागत तरीके से हमने भले ना चलाया हो, उसे तोड़ा भी नहीं। शादी एक बार की और उसे कायम रखा, चाहे तलाक के कगार पर खड़ी चली हो, पर कगार तोड़ डूबी नहीं। शायद इसीलिए कि जैसा मैंने अपने पहले उपन्यास में लिख डाला था, हम सभी विश्वास करती रही होगी कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। घर के भीतर रहते हुए भी अपनी मर्जी से जी लो तो काफ़ी है। अर्थात यहाँ पे राइटर के कहने का मतलब ये था कि हम सब में एक बात थी, अर्थात सारी बहनें एक जैसी थी, उनकी सोच एक जैसी थी। घर बार को परंपरागत तरीके था, अर्थात जैसे एक परंपरा से घर चलाया जाता है उस तरीके से हमने भले ना चलाया लेकिन उसे तोड़ा भी नहीं। अर्थात शादी को उन्होंने तोड़ा नहीं, लास्ट के आखिरी मोड़ तक भी इन्होंने कायम रखा। अर्थात तलाक की भी नौबत आ गई थी लेकिन फिर भी इन लोगों ने ऐसा काम नहीं किया। और उन्होंने राइटर ने बताया कि जैसा मैंने अपने पहले उपन्यास में लिखा था, हम सभी विश्वास करती रही कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। अर्थात प्रयोजन का मतलब कोई उद्देश्य। अर्थात इनके कहने का मतलब यह है कि अगर हम बार बार शादी करते रहेंगे तो उससे हमारा जो भी उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो सकता। ज़रूरी नहीं हम बार बार शादी करेंगे तो हम जो चाहते हैं वो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उनका ये सोचना था। घर के भीतर रहते हुए भी अपनी मर्जी से जी लो तो काफ़ी है। अर्थात उनके कहने का मतलब है अगर हम घर के भीतर हैं, अर्थात घर के अंदर हैं और अपनी मर्जी से जी रहे हैं तो फिर इसमें क्या बुराई है। शादी के बाद मैं बिहार के एक ऐसे छोटे कस्बे डालमिया नगर में रही जहाँ मर्द औरतें चाहे पति पत्नी क्यों न हो, पिक्चर देखने भी जाते तो अलग अलग दड़बों में बैठते। मैं दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहाँ पहुँची थी और नाटकों में अभिनय करने की शौकीन रही थी। मैंने उनके चलन से हार नहीं मानी। साल भर के भीतर उन्हीं शादीशुदा औरतों को पराए मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया। राइटर बताती हैं कि शादी के बाद बिहार में एक छोटा सा कस्बा है, अर्थात जैसे थोड़ा छोटा सा मार्केट जैसा होता है उसी को कस्बा बोलते हैं, डालमिया नगर था उसको बोला जाता है, जहाँ मर्द औरतें चाहे पति पत्नी क्यों न हो, पिक्चर देखने भी जाते तो अलग अलग दड़बों में बैठते, अर्थात अलग अलग जगह बैठते थे, अलग अलग जो चेयर लगी होती थी। उनके कहने का मतलब ये था कि इतनी उनमें शर्म थी या इतना उनमें पर्दा था कि पति पत्नी भी एक साथ बाहर नहीं बैठते थे। मैं दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहाँ पहुँची थी और नाटकों में अभिनय करने की शौकीन थी, अर्थात वो नाटक करने का शौक़ था राइटर को। तो मैंने उनकी इस चलन से हार नहीं मानी, अर्थात वहाँ पे जो चलन था कि औरत और मर्द जो है एक साथ बाहर नहीं निकलते, अगर निकलते भी तो अलग अलग रहते थे, तो ये चलन को वो तोड़ना चाहती थी। साल भर के भीतर उन्हीं शादीशुदा औरतों को पराए मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया। अर्थात जैसे ही साल भर उनको वहाँ रहते हुआ तो उन्होंने धीरे धीरे हर चीज़ बदलना शुरू कर दिया और एक साल के अंदर ही उन्होंने ऐसा किया कि जो औरतें अपने मर्दों के साथ तो बैठती भी नहीं थी, उन्हीं औरतों को उन्होंने नाटक में, अर्थात जब भी हम प्ले करते हैं तो जरूर नहीं वहाँ पे उन्हीं के हस्बैंड होंगे, अगर हस्बैंड वाइफ का कोई प्ले होगा तो, बल्कि वहाँ दूसरा भी कोई होता है जो अलग अलग होते हैं और हस्बैंड वाइफ का रोल करते हैं। तो ऐसे कामों को करने के लिए भी उन्होंने वहाँ के रहने वालों को मना लिया था। आगे के लिए बताती हैं कि अगले 4 साल तक हमने कई नाटक किए, अकाल रहित कोष के लिए उन्हीं के माध्यम से पैसा भी इकट्ठा किया। अर्थात वो अगले 4 साल तक यहाँ पे उन्होंने ऐसे ही नाटक करती रही और जो भी उसका पैसा आता था उसको क्या करती थी, राहत कोष के लिए वो दे देती थी। वहाँ से निकली तो कर्नाटक के और भी छोटे कस्बे बागलकोट में पहुँच गई। तब तक मेरे 2 बच्चे हो चुके थे, वे स्कूल जाने लायक उम्र पर पहुँच रहे थे, पर वहाँ कोई ढंग का स्कूल नहीं था। और आगे वो बताती हैं कि इसके बाद वो कर्नाटक जाती हैं, कर्नाटक में बागलकोट जाती हैं, वहाँ जगह का नाम है, और वहाँ पे फिर उनके 2 बच्चे हो चुके थे जो कि स्कूल जाने लायक थे, लेकिन वहाँ पे कोई ढंग का स्कूल नहीं था। इसके आगे का हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।